हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम आपको बहुत सारे बेसिक पॉइंट से लेकर के वैसे क्वेश्चन बताए थे जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग पिछला 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और यह जो वीडियो बन रहा है, यह जो लाइव क्लास आप लोग देख रहे हैं, यह चौथा पार्ट वीडियो है, यानी कि इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और तीसरे पार्ट में जहां पर हम समाप्त किए थे उसके आगे हम लोग इस पार्ट से देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको याद होगा यदि आप लोग पिछला वीडियो पूरा देखे होंगे तो कि हम तीसरे पार्ट में यहां पर समाप्त किए थे और यह वाला क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहां तक हम आपको बता दिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे यहां से शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। और इस प्रश्न के आगे जितने सारे भी प्रश्न शेष इस चैप्टर में बचे हुए हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो या फिर सब्जेक्टिव का प्रश्न हो, सारे प्रश्न को हम लोग बारी बारी से एक एक करके बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बारीकी से आपको समझाएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है, जैसे ही कोई लाइव क्लास चलता है, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग यहां से देखना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे, बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और एकाग्रचित होकर के देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। और पहले ही हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है वह थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए 1 से 2 वीडियो और इसमें बनेंगे, यानी कि 1 से 2 पार्ट और बनेगा, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे यह टॉपिक काफ़ी आसान टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिएगा तो चलिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जी को यदि आप लोग बाहर फेंक देते हैं तो धीरे धीरे वह कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है। तो धीरे धीरे जो वह खाद बन गया वह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, वह ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब कि जब वह कंपोस्ट बनता है तो उससे ऊष्मा बाहर निकलता है, तो इसलिए वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। आप लोग अपने जीवन में चिप्स तो जरूर खाए होंगे जिसको कुरकुरे बोलते हैं। 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट जो मिलता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि वायु भरा रहता है, जितना चिप्स नहीं रहता है उससे ज़्यादा वायु ही उसमें भरा रहता है। तो वह ऑक्सीजन गैस नहीं होता है, वह नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस इसलिए होता है ताकि वह ऑक्सीकरण न कर सके। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, वायु के संपर्क में आने से बचाने के लिए ही उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, नाइट्रोजन गैस। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग ऑक्सीजन गैस मार दीजिएगा तो बिल्कुल गलत होगा। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। देख लीजिए ऊपर के प्रश्न में निष्क्रिय गैस हीलियम है। यहां पर आप लोग हीलियम जो देख रहे हैं वह हीलियम एक निष्क्रिय गैस होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निष्क्रिय गैस कौन सा होता है, तो सही जवाब आपका क्या होगा, हीलियम। जो हीलियम होता है वह निष्क्रिय गैस होता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि मार्स या पंख गैस किसे कहते हैं, मार्स या पंख गैस कौन होता है, तो आपका सही जवाब होगा मीथेन, CH4। ठीक है, मीथेन को मार्स या पंख गैस बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मीथेन को कौन सा गैस बोला जाता है, तो मार्स या पंख गैस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही जवाब ऑक्सीजन हो जाएगा। जो ऑक्सीजन है वह प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो इसका सही जवाब एल्युमिनियम हो जाएगा। और दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है, तो इसका सही जवाब लोहा हो जाएगा। यानी भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है और उसके बाद लोहा पाया जाता है। तो यह 4
4-5 पॉइंट है जिसे कि आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। आज जो यह पूरा टॉपिक हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो में जितना कुछ भी हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। अगर आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा एकाग्रचित होकर के, तो आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी हम आपको एक एक बात को बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बारीकी से समझा करके बताएंगे, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, एक एक बात आपके दिमाग में अच्छे तरीके से घुस जाए। तो चलिए हम लोग दूध से दही बनना देख रहे थे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भौतिक परिवर्तन मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न, जो कि हमेशा 2 नंबर वाले प्रश्न यानी कि लघुतरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। दहन के लिए, दहन कहने का मतलब कि किसी चीज को जलने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्या क्या चीज जरूरी है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि दहन के लिए आवश्यक शर्त जो है वह निम्नलिखित है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ कहने का मतलब कि जो चीज जलेगा, जैसे कोई भी चीज हम लोग जला रहे हैं तो वह दहनशील पदार्थ हो गया। तो जब तक कोई दहनशील पदार्थ नहीं रहेगा तब तक वह नहीं जलेगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी है, सबसे पहला शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, और उसके बाद दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति, और उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति। मान लिया कि मेरे पास दहनशील पदार्थ है और ज्वलन ताप उसको मिल ही नहीं रहा है। जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु 40 डिग्री टेम्परेचर पर जलना शुरू हो जाएगा और हम उसको देंगे 25 डिग्री टेम्परेचर, तो कभी वह जलेगा नहीं जलेगा। इसलिए ज्वलन ताप जो होता है, हम आगे आपको बताएंगे कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं, जस्ट इसके बाद ही बताएंगे नीचे। तो आप लोग सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब जो सवाल आता है कि ज्वलन ताप क्या है, तो ज्वलन ताप आप लोग ध्यान रखिएगा, यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। हमेशा पूछा जाता है कि वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम कहने का मतलब क्या हुआ, कम से कम ताप, वह कम से कम ताप जिसको कि न्यूनतम ताप हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे ही ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे पेट्रोल, पुआल, कागज, लकड़ी, कोयला इत्यादि, यह सभी चीज जो होता है वह न्यूनतम ज्वलन ताप पर जल जाता है। अगर कोयला की बात करें तो इसका ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है, और यदि पेट्रोल की बात करें तो इसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट करके हम समझा भी दिए हैं कि कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज्यादा होता है और पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। कहने का मतलब कि पेट्रोल बहुत जल्द आग पकड़ लेगा और कोयला थोड़ा देर से आग पकड़ता है, बहुत जल्द आग नहीं पकड़ लेता है। पेट्रोल को आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही पेट्रोल के पास आग को लेकर के जाते होंगे, पेट्रोल तुरंत जलने लग जाता है। इसका मतलब कि पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत कम है, बहुत कम टेम्परेचर पर ही, बहुत कम ज्वलन ताप पर ही यह जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोयला को आप लोग देखते होंगे कि कागज या फिर किसी दूसरे जैसे पुआल हो गया, इन सभी चीजों की सहायता से इसको जलाया जाता है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप अधिक है। तो कोयला का ज्वलन ताप अधिक होता है और पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्वलन ताप को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे ज्वलन ताप कहलाता है। अगर अब आपसे पूछ दिया जाए कि ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्वाला ऐसा क्षेत्र होता है जहां गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग मोमबत्ती को जलते हुए तो जरूर देखे होंगे। तो जिस प्रकार से मोमबत्ती जलता है, आप लोग यहाँ पर जिस प्रकार से फिगर में देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र जो है वह नीला क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र जो है वह काला क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र जो है वह दीप्त है और कुछ अदीप्त है। नीला, काला, दीप्त और अदीप्त कहने का मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया कि यह मोमबत्ती है और
मोमबत्ती में आप लोग देखते होंगे कि सबसे नीचे जहां पर जो बत्ती होता है उस बत्ती के पास में आप लोग देखते होंगे कि वहां पर नीला क्षेत्र है। तो जो नीला क्षेत्र होता है उसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, वहां से प्रकाश नहीं निकलता है। और नीला क्षेत्र के बाद भी अंदर में आप लोग देखते होंगे कि काला क्षेत्र है, जहां पर जो बत्ती रहता है वहां पर सीधे आप लोग देखेंगे कि काला क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। और उसके ऊपर में देखेंगे कि सफेद या हल्का लाल कलर का दीप्त क्षेत्र होता है जिससे कि प्रकाश निकलता है। और उसके बाद एक अदीप्त क्षेत्र भी होता है जिससे कि प्रकाश नहीं निकलता है। तो दीप्त, अदीप्त, नीला और काला 4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं ज्वाला में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वाला किसे कहते हैं तो आपका जवाब होगा यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। और इस प्रकार से आप लोग फिगर की सहायता से दिखा भी दीजिएगा। देखिए, नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। जो नीला क्षेत्र हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे कि सबसे शुरू में जो नीला क्षेत्र होता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सबसे अंदर वाला यहाँ पर डैश की सहायता से नीले क्षेत्र को दिखाया गया है। तो जो नीला क्षेत्र होता है वह दहन की क्रिया वहां पर नहीं होता है। दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, इसका रंग पीला होता है। और अदीप्त क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है और इसका जो रंग होता है वह सफेद या हल्का लाल रंग का होता है जिससे प्रकाश निकलता है। आप लोग देखे भी होंगे। तो दीप्त, अदीप्त, नीला और काला आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है जो कि काफी आसान प्रश्न है कि खाना बनाने में किस गैस का उपयोग होता है। खाना बनाने में प्रत्येक घर में जिस गैस का उपयोग होता है वह कौन सा गैस होता है? एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी गैस पर ही खाना बनता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यह वाला तो प्रश्न तो काफी आसान है। अब आपसे पूछ दिया जाए अगर कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है, इसके प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो एलपीजी होता है वह एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, यानी कि ब्यूटेन सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है तो इसका जवाब होगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। इसका प्रमुख अवयव कौन होता है? तो इसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब एलपीजी गैस कहीं से लीकेज होता है तो बहुत दूसरे तरह का स्मेल आता है, गंध आता है। तो वह गंध किसके कारण आता है? आखिर एलपीजी में क्या पदार्थ, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण वह गंध निकलता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एथाइल मरकैप्टन, C2H5SH। आप लोग ध्यान रखिएगा, एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जिसके कारण ही एलपीजी गैस से गंध निकलता है। एलपीजी गैस आप लोग ध्यान रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इतना तक तो आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। अब इसके बाद जो भी टॉपिक बताएंगे वह सीधे आपके लघु तरीय प्रश्न का होगा, जो कि हमेशा आपके परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले भी हम आपको यह सारा बात बता चुके हैं, सारा चीज समझा चुके हैं, बस उसको परिभाषित हम लोग किस प्रकार से करेंगे यही चीज हम आपको बताएंगे। तो द्विव विस्थापन, द्विव विस्थापन तो हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे कि यह द्विव विस्थापन है, जिसको कि उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो अगर आपसे द्विव विस्थापन पूछ दिया जाए या फिर उभय विस्थापन पूछा जाए, दोनों का परिभाषा सेम ही होगा, दोनों एक ही नाम होता है। तो कैसे लिखेंगे द्विव विस्थापन का परिभाषा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर द्विव विस्थापन का परिभाषा लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे कि जब 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब 2 यौगिक, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 यौगिक है SO4 और Cl2, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अपने अपने आयनों की अदला बदली करके, अपने अपने आयनों की अदला बदली करने का मतलब कि SO4 का आयन कौन सा है? Na2 है, आप लोग देख रहे हैं। और Cl2 का आयन कौन सा है? Ba है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, SO4 का आयन कौन है? Na2 है। और Cl2 का आयन कौन है? Ba है। तो यह दोनों क्या करेगा, SO4 और Cl2 क्या करेगा कि अपने अपने आयनों की अदला बदली कर लेगा। जैसे Cl बोलेगा कि जो हमारा Ba है वह हम तुमको दे देते हैं, और SO4 बोलेगा कि जो हमारा Na2 है वह हम तुमको दे देते हैं। कहने का मतलब कि Na2 जो है वह Ba के जगह पर चला आएगा और जो Ba है वह NO2 के जगह पर चला जाएगा। इसी को द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते
बोलते हैं। तो जब इससे रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, जब Na2 के जगह पर Ba आ गया तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। और यहाँ पर जो Ba है, अगर Ba के जगह पर Na2 आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर Ba है अगर Ba के जगह पर NO2 आ जाएगा तो Cl के पहले जो Ba था वहाँ पर अब Cl के पहले क्या आ जाएगा, Na2Cl हो जाएगा। तो चूंकि 2 पहले लगेगा इसलिए 2NaCl हो जाएगा। तो रिएक्शन भी इसी प्रकार से होगा और इसी को द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बस क्या हो जाएगा, Na2 के जगह पर Ba चला आएगा और Ba के जगह पर Na2 चला आएगा। हम आपको दूसरे पार्ट वाले वीडियो में बताए थे कि A है जो C के जगह पर चला जाता है और C है जो A के जगह पर चला आता है, इसी को क्या बोलते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो Na2 के जगह पर Ba चला आएगा और Ba के जगह पर Na2 चला आएगा, बस द्विव विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और इसी को अगर परिभाषित करके लिखना रहे तो हम लोग लिखेंगे कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, नाम अगर लिखना है हमको, जैसे सल्फेट वाला नाम लिखना है, तो अगर सोडियम के साथ SO4 मिला देंगे, सबका संकेत तो आपको पता होगा। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, पोटेशियम का K होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, कैल्शियम का Ca होता है, बेरियम का Ba होता है, जिंक का Zn होता है, आयरन यानी कि लोहा का Fe होता है। तो आपको तो संकेत याद ही होगा, चैप्टर के सबसे शुरू में हम आपको संकेत ही बताए थे। अगर किसी भी संकेत के साथ, जैसे मान लिया जाए कि Na के साथ अगर हम लोग सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है, जिस पर कि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, और अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में हो जाएगा तो फिर जो 2 है वह इधर आकर के लग जाएगा। कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे देख लीजिए, Na पर 1 इलेक्ट्रॉन प्लस है लेकिन SO4 पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो क्या हो जाएगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन Na पर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na के साथ अगर हम लोग SO4 यानी कि सोडियम के साथ यदि हम लोग सल्फेट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 बन जाएगा। उसी प्रकार से पोटेशियम के साथ सल्फेट मिलाएंगे तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ सल्फेट मिलाएंगे यानी कि Mg के साथ SO4 मिलाएंगे तो MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। कैल्शियम के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। बेरियम के साथ मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा। उसी प्रकार से जिंक के साथ मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट हो जाएगा। आयरन के साथ मिलाएंगे तो आयरन सल्फेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग नाम को याद रख सकते हैं, काफी आसान होता है इस प्रकार से याद करना। उसी प्रकार से अगर हम लोग किसी के भी साथ, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, अगर इन सभी के साथ Cl को मिला दें यानी कि क्लोराइड को मिला दें तो क्या हो जाएगा, अगर Na के साथ Cl मिल जाएगा तो NaCl हो जाएगा। NaCl कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया। पोटेशियम के साथ अगर Cl मिला दें यानी कि K के साथ अगर Cl मिला दें तो KCl हो जाएगा, जो कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया। उसी प्रकार से Mg के साथ अगर Cl मिल गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। Ba के साथ क्लोराइड मिल गया तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। जिंक के साथ क्लोराइड मिलेगा तो जिंक क्लोराइड हो जाएगा। Fe के साथ क्लोराइड मिलेगा तो आयरन क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग नाम को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पर दूसरा जो अभिक्रिया है वह है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण कहने का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अवक्षेपण कहने का मतलब होता है कि जब 2 विलयन को हम लोग आपस में मिलाते हैं, जैसे आप लोग समझ जाइए कि 2 विलयन, चाहे कोई भी 2 विलयन हो, उसको यदि हम लोग आपस में मिला रहे हैं और उसके बाद अच्छे तरीके से मिलाने के बाद भी बर्तन के नीचे पेंदी में कुछ अवसाद बैठ जाता है जो कि जल में नहीं घुलता है, तो जो अवसाद नीचे बैठ गया उसी को अवक्षेपण बोलते हैं। और जो अभिक्रिया हुआ उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आप लोग सिंपल सा समझिए, एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझिए कि जैसे मान लिया जाए कि चीनी और पानी को यदि हम लोग मिला रहे हैं तो चीनी में कुछ मान लिया कि वैसा पदार्थ है जो कि जल में नहीं घुल सकता है, तो वह क्या होगा, नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। तो जब वह नीचे पेंदी में बैठ जाएगा तो वह जल के साथ नहीं घुलेगा क्योंकि वह जल में अविलेय है, तो वह जो नीचे जल में बैठ गया वह अवक्षेप हो गया। उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। आप लोग को हम समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिए हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि जब 2 विलयन को आपस में मिलाते हैं तो नीचे यानी कि जो तलहट्टी होता है उस तलहट्टी में अगर कोई अवक्षेप बैठ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर उदाहरण से
समझ जाइए। PbNO3 का द होल ट्वाइस प्लस Ki से बन गया PbI2 प्लस KNO3। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर PbI2 मतलब होता है लेड आयोडाइड। ठीक है, देखिए हम आपको बारी बारी से सभी का नाम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर है PbNO3 का द होल ट्वाइस, इसका नाम हो जाएगा लेड नाइट्रेट। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम होगा, लेड नाइट्रेट। उसके बाद जो Ki है इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का संकेत के होता है, आई से आयोडाइड हो गया तो पोटेशियम आयोडाइड। जो PbI2 है इसका नाम हो जाएगा लेड आयोडाइड। Pb मतलब संकेत किसका होता है, शीशा का Pb होता है, और शीशा को अंग्रेजी में लेड बोलते हैं, इसलिए लेड आयोडाइड। उसके बाद जो KNO3 हो गया इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। आप लोग ध्यान रखिएगा, चारों का नाम हम आपको बता दिए हैं। पहला का नाम क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। उसके बाद Ki का क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। PbI2 का क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड। और KNO3 का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो देख लीजिए, अगर हम लोग लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे, यानी कि PbNO3 का द होल ट्वाइस के साथ Ki को मिलाएंगे, तो यहाँ पर अवक्षेप के रूप में हमें मिलेगा लेड आयोडाइड, साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट तो बनेगा ही, उसके साथ अवक्षेप के रूप में क्या बनेगा, तो अवक्षेप के रूप में लेड आयोडाइड बनेगा। अगर देख लीजिए यहाँ पर तीर का निशान अगर नीचे की तरफ है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तीर का निशान नीचे की तरफ है, तो अगर तीर का निशान नीचे की तरफ है इसका मतलब कि अवक्षेप बन रहा है, यानी कि वह अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। लेकिन अगर तीर का निशान ऊपर की तरफ रहे इसका मतलब कि जब अभिक्रिया हुआ उससे कोई गैस मुक्त हुआ। जब गैस निकलेगा तो उसका तीर का निशान ऊपर की तरफ रहेगा। सिंपल भाषा में आप लोग समझिए, जब कोई अवक्षेप बनेगा तो उसका तीर का निशान नीचे की तरफ रहेगा। तो तीर अगर नीचे की तरफ है मतलब अवक्षेप हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। जब ऊपर की तरफ तीर है इसका मतलब कि कोई गैस मुक्त हो रहा है अभिक्रिया के दौरान। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के साथ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार का नाम दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा, NO3 जिसको कि नाइट्रेट बोलते हैं। तो अगर हम लोग Pb के साथ NO3 का मिलाएंगे तो PbNO3 का द होल ट्वाइस होगा, जिसको कि लेड नाइट्रेट बोलते हैं। Na के साथ अगर नाइट्रेट मिलाएंगे तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। अगर पोटेशियम के साथ NO3 मिलाएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अगर एल्युमिनियम के साथ नाइट्रेट मिलाएंगे तो एल्युमिनियम नाइट्रेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग नाम लिख लीजिएगा। अब चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसको बोलते हैं। अक्सर 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लोग बहुत ही सिंपल भाषा में इसको याद रखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया अभी अभी हम आपको ऊपर में बताए थे। तो यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में होता है, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच में यदि कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है तब उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन मिला करके उदासीनीकरण वाला विलयन बनाता है, उदासीन विलयन बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में हो रहा है तो उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। काफ़ी आसान है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। अम्ल और क्षार के बीच में यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं, अपने आयनों की अदला बदली कर। जैसे आप लोग यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझिए कि Cl का आयन H हो गया और OH का आयन Na हो गया। तो क्या होगा कि Na है जो H के स्थान पर चला आएगा और जो H है वह Na के स्थान पर चला जाएगा। तो बस इसी चीज को लिख देना। जैसे HCl के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH जानते हैं कि क्षार है जिसको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यदि अम्ल और क्षार के बीच में द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो एक हम लोग यहाँ पर अम्ल ले लिए और एक हम लोग यहाँ पर क्षार ले लिए। तो जब इससे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, देख लीजिए, इसका आयन इसके पास चला आया, यानी कि N है जो H के पास चला जाएगा और H है जो Na के पास चला जाएगा। तो अगर Cl के पहले H लगा हुआ है और यहाँ पर जब Na H के पास चला जाएगा तो N अब यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए अब NaCl हो जाएगा। तो NaCl प्लस में H2O गैस मुक्त होगा। तो अम्ल और क्षार के बीच में यदि हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में हो रहा है तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे
HNO3 प्लस KOH। HNO3 के बारे में आप लोग जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 के बारे में जानते हैं आप लोग कि नाइट्रिक एसिड है। तो एक तो एसिड हो गया और दूसरा KOH हो गया जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि क्षार है। तो अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आयन इसके पास चला आएगा, यानी कि H के जगह पर अब क्या चला जाएगा, K चला जाएगा, और K के जगह पर H चला जाएगा। तो अगर K यहाँ पर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा और उसके बाद H2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में होता है, अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी आसान है कि यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में हो रहा है तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा परिभाषा दिया गया है संयोजन अभिक्रिया का, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से हम आपको बताए थे कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे A प्लस B से मिल करके AB बनाता था तो उसको हम लोग संयोजन बोलते थे। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहा है, एक A पदार्थ हो गया, एक B पदार्थ हो गया, तो दोनों मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है AB। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और ठीक इसका उल्टा क्या होता है, वियोजन होता है, उसे हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है विस्थापन। विस्थापन को एकल विस्थापन भी बोला जाता है या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। यह वाला प्रश्न भी काफी आसान है और काफी महत्वपूर्ण है। विस्थापन किसे कहते हैं, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। एक चीज हम आपको बताए थे सबसे ऊपर में, सबसे पहला वीडियो में ही बताए थे कि जो अधिक सक्रिय तत्व होता है वह कम सक्रिय तत्व को वहां से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। और वहां पर हम आपको बताए थे कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाला तत्व को विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला तत्व जो है वह ऊपर वाला तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता है। जैसे देख लीजिए, Zn जो है वह अधिक सक्रिय तत्व है, किससे, Cu से। तो Zn है जो Cu को विस्थापित कर सकता है, लेकिन Cu अगर चाहेगा कि हम Zn को विस्थापित कर दें तो यह कतई संभव नहीं है। इसलिए कहने का मतलब हुआ कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को आसानी से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या कह रहा है विस्थापन का, कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, जैसे यहाँ पर Fe है जो अधिक सक्रिय है, Cu है जो कम सक्रिय है, तो यहाँ पर Fe है जो Cu को हटा देगा, कहेगा कि हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं इसलिए तुम हमारे जगह पर से हट जाओ, तुम्हारे जगह पर हम आ रहे हैं। तो Fe है जो Cu को हटा देगा, Zn है जो Cu को हटा देगा। जो अधिक सक्रिय तत्व है वह कम सक्रिय तत्व को आसानी से हटा देगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषा, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, Fe प्लस CuSO4 से बन गया FeSO4 प्लस Cu। तो देख रहे हैं कि जहां पर Fe था वहां पर Cu आ गया, जहां पर Fe है वहां पर Cu आ गया, और जहां पर Cu है वहां पर Fe चला आया। क्योंकि Fe अधिक सक्रिय तत्व है इसलिए वह Cu को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो Cu बेचारा इधर अलग हो गया और Cu के जगह पर कौन चला आया, Fe चला आया। आसानी से आप लोग समझिएगा, देख लीजिए यहाँ पर Fe अलग में था लेकिन इधर आकर के Cu अलग हो गया, क्योंकि Cu कम सक्रिय तत्व है इसलिए उसको जबरदस्ती Fe हटा दिया, यानी कि लोहा जो है वह कॉपर को आसानी से हटा दिया। उसी प्रकार से जिंक भी जो है वह कॉपर को हटा देगा। दूसरे नंबर एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं कि Zn इधर बाहर में कौन है, Zn है, लेकिन जब इस तरफ जब रिएक्शन हो रहा है तो Zn SO4 के साथ मिल गया और Cu को विस्थापित कर दिया, यानी कि Cu कम सक्रिय तत्व है इसलिए Cu को वह विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया यही होता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है उसे ही विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जिस प्रकार से अभी हम आपको बता रहे थे कि Zn Cu को हटा सकता है लेकिन Cu कभी Zn को नहीं हटा सकता है क्योंकि वह उससे कम सक्रिय तत्व है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इस वाले एग्जाम्पल को कि Cu प्लस ZnSO4 करेंगे तो यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि Cu कम सक्रिय तत्व है, किससे, Zn से, इसलिए कभी भी Cu Zn को विस्थापित
नहीं कर सकता है। जब करेगा तो ZnCu को हटा सकता है, जिंक है जो कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर कभी जिंक को नहीं हटा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कमजोर व्यक्ति है वह शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं हटाएगा, लेकिन जो शक्तिशाली है वह कमजोर को आसानी से हटा देगा। और आपको अगर समझना है कि इसमें से कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर है, कैसे समझेंगे कि Zn शक्तिशाली है कि Cu शक्तिशाली है, कैसे समझेंगे कि यहाँ पर Fe अधिक सक्रिय है कि Cu अधिक सक्रिय है, इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में हम विस्तार रूप से इस बात को समझाए हैं। जैसे देख लीजिए, अगला एग्जांपल है Pb प्लस CuCl2, तो Cu को कौन हटा देगा, Pb हटा देगा, तो PbCl2 प्लस Cu को इधर बाहर कर दिया, विस्थापित कर दिया। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखेंगे Cu प्लस AgNO3, तो Cu है जो Ag को विस्थापित कर देगा। तो देख रहे हैं कि इधर साइड जो है वह AgNO3 के साथ है, लेकिन इधर Ag को बाहर कर दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, क्योंकि Ag कम सक्रिय था किससे, Cu से, इसलिए Cu जो है वह Ag को विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया यही होता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एक परिभाषा आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2 नंबर का पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो लघुतरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। अगर परिभाषा के साथ आप अगर 2 एग्जाम्पल भी दे देते हैं तो समझिए कि 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया। लेकिन अगर सिर्फ परिभाषा लिख करके छोड़ दीजिएगा तो 1 ही नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा तो आपको पूरा 2 नंबर दिया जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया तक तो आप लोग समझ गए होंगे। देख लीजिए, अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो अधिक क्रियाशील धातु है, जो अधिक सक्रिय धातु है, वह जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जब एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा, जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो वह क्या करेगा कि अम्ल में जो हाइड्रोजन पहले से मौजूद है उस हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे देख लीजिए, Fe अधिक सक्रिय तत्व है, जब वह अम्ल से अभिक्रिया किया, अम्ल यहाँ पर H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो जब लोहा जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, और जब वह अम्ल से अभिक्रिया किया तब वह हाइड्रोजन को अलग कर देगा। देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग कि जब FeH2SO4 के साथ अभिक्रिया किया तो FeSO4 बना लिया, यहाँ पर FeSO4 बना लिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। उसी प्रकार से अगर Zn की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर Zn है, जब H2SO4 से अभिक्रिया किया तो ZnSO4 बना लिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अगर Fe की बात करें, आयरन जो है वह अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वह FeCl बना लेगा, ठीक है, FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। कहने का मतलब कि जो अधिक क्रियाशील धातु है, जब वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा। यह सारा चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आपसे सिर्फ यदि इतना अगर आपको नहीं दिया जाए, सिर्फ अगर इतना ही दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि Fe प्लस H2SO4 क्या बनेगा, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा कि जब अधिक क्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को हटा देगा, तो फिर कैसे आप लोग बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछे कि Fe प्लस H2SO4 क्या होगा, तो आपको तुरंत यहाँ पर अनुमान लगा लेना है कि अधिक क्रियाशील धातु Fe है, और जब वह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा, यानी कि FeSO4 प्लस H2 बना लेगा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि Fe प्लस HCl क्या हो जाएगा, तो उसी प्रकार से सोचना है कि हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा तो FeCl2 प्लस H2 बना लेगा। इस प्रकार से आपको देखते के साथ ही बता देना है कि अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। अब इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसके आगे जो भी प्रश्न बचे हुए हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से 1 से 2 पार्ट में अब यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जो भी अब बचा हुआ है जिसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े ही आराम से आप लोग समझ जाइएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको हम बताए थे, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी तक हम आपको बता भी चुके हैं। संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्थापन, द्विव विस्थापन, अवक्षेपन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, इस प्रकार से बहुत सारे अभिक्रिया के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो इसी के बारे में विस्तार रूप से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा भी कुछ और अभिक्रिया होते हैं, जैसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इन सभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको अगले वीडियो में पूरा विस्तार रूप से बताएंगे। तो अगला वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा अगला क्लास, जिसमें हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जहाँ तक भी हम आपको बता दिए, दोबारा से रिवाइज करवा दिए, पूरा अभिक्रिया को बता दिए, पूरा अभिक्रिया को
दोबारा रिवाइज करवा दिए तो एक एक बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।